गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं लेखांकन शब्दावली, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। इसमें कुछ नए वर्ड्स है जिसमें नंबर 1 है प्रविष्टि, इंग्लिश में कहा जाता है एंट्री। तो आपको पता है कोई भी व्यवसायिक लेन देन होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, उस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जर्नल में लिखा जाता है और जर्नल में व्यवसायिक लेन देनों को लिखना ही क्या कहलाता है? प्रविष्टि, एंट्री करना कहलाता है। जर्नल में किसी व्यवसायिक लेन देनों को लिखना ही क्या कहलाता है? एंट्री। दूसरा है खतौनी। जर्नल में जो लेन देन लिखे गए हैं उन लेन देनों को खाता बही यानी लेजर में लिखने की प्रक्रिया लेजर पोस्टिंग कहलाती है। खतौनी का मतलब क्या हुआ? जर्नल में जो जर्नल प्रविष्टियां की गई है उन जर्नल प्रविष्टियों की सहायता से खाता बही में जो खाते बनाते हैं उनको कहते हैं लेजर पोस्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है वाउचर। आपको पता है कोई भी बिजनेस लेन देन होते हैं तो उन लेन देनों का लेखा प्रमाणकों के आधार पर किया जाता है। प्रमाणक क्या होते हैं? वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो व्यवसायिक लेन देन के साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा माल बेचा जाता है तो बीजक होता है। अगर माल नकद बेचा गया है तो भुगतान की रसीद होगी। आपने बैंक में जमा कराया है तो बैंक जमा की रसीद होगी। ये सारे क्या कहलाते हैं? प्रमाणक कहलाते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वाउचर। नाम और जमा, देखो आप खाता बही में बनाते हैं खाते, क्या बनाते हैं? अकाउंट्स। और अकाउंट्स का फॉर्मेट होता है ये, एक कॉलम होता है डेट, फिर होता है पर्टिकुलर, फिर होता है एलएफ, ठीक है, जेफ होता है, सॉरी एलएफ नहीं होता। इसी प्रकार फिर होता है अमाउंट। ये 4 कॉलम इस साइड और 4 कॉलम इस साइड होते हैं। डेट, पर्टिकुलर और बाकी 2 कॉलम जेएफ और अमाउंट की होती है। तो ध्यान रखना, इस खाते में जब जर्नल से पोस्टिंग की जाती है तो इस खाते का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो होता है डेबिट पक्ष, जिसको हिंदी में कहते हैं नाम, और इस साइड होता है क्रेडिट पक्ष, क्रेडिट, जिसको हिंदी में कहते हैं जमा। तो जर्नल की सहायता से लेजर में इस साइड में जो मद लिखी जाती है उसको कहते हैं नाम करना, और इस साइड में जो मद लिखी जाती है उसको कहते हैं जमा करना, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है? इस खाते का नाम और जमा या डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करके बैलेंस निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड आता है दिवालिया। देखो दिवालिया क्या होता है? एक व्यक्ति जो अपने दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ है उसे क्या कहा जाता है? दिवालिया। लेकिन दिवालिया ऐसे नहीं होता। एक व्यक्ति है जिसकी देनदारियां बहुत अधिक हो गई और वह अपनी देनदारियों का भुगतान करने में असमर्थ है, तो फिर क्या होता है? वह व्यक्ति न्यायालय में शरण लेता है। क्यों? क्योंकि अगर जब तक भुगतान नहीं करेगा उसके जो लेनदार है वो क्या करेंगे? उससे राशि मांगते रहेंगे और हो सकता है उस दबाव में आकर वो आत्महत्या जैसा प्रयास भी कर ले। तो सरकार ने एक व्यवस्था कर रखी है कि कोई व्यक्ति अपने दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ है तो वह व्यक्ति न्यायालय में आवेदन करेगा कि मुझे दिवालिया घोषित किया जाए। और ऐसी स्थिति में क्या होता है? न्यायालय है उस व्यक्ति की सारी संपत्तियों का अधिग्रहण कर लेता है। अधिग्रहण का मतलब अपने अधिकार में ले लेता है। फिर उन संपत्तियों को बेचकर
उन संपत्तियों से जो वसूली होती है उस वसूली को उसके दायित्वों को अनुपातिक आधार पर चुका देती है, और जो दायित्व नहीं चुकाए गए वो रह जाते हैं, और उस व्यक्ति को एक सर्टिफिकेट दे देती है जिसको कहते हैं दिवालिया सर्टिफिकेट। और दिवालिया होने के बाद कोई भी व्यक्ति भविष्य में कोई अनुबंध नहीं कर सकता। तो ये होता है दिवालिया, जिसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। साहूकार, जिसको बोलते हैं सोलवेंट। सोलवेंट वह व्यक्ति होता है जो अपने सभी दायित्वों का भुगतान करने में समर्थ हो। जो व्यक्ति अपने सभी दायित्वों का भुगतान करने में समर्थ, उसे क्या कहते हैं? साहूकार। अब आता है प्राप्य बिल। क्या होता है प्राप्य बिल? देखो, आप एक बिजनेसमैन हैं और आपने माल उधार बेच दिया, और उधार की राशि वसूल है या नहीं होगी इसका कोई गारंटी नहीं होती, और अगर उधार की राशि वसूल नहीं होती तो व्यवसाय को क्या हो जाएगी? हानि। तो इस प्रकार की हानियों से सुरक्षा के लिए व्यवसाय क्या करता है? व्यवस्था करता है। जैसे आपका व्यवसाय है, आपने राकेश को 10,000 का माल बेच दिया, और माल बेच दिया उधार, तो राकेश क्या हो गया? आपका डेटर हो गया। अब बताओ ये भविष्य में राशि भुगतान करे कि नहीं करे? क्या गारंटी है इसकी? अगर नहीं भुगतान करेगा तो आपको 10,000 का घाटा हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसी स्थिति में व्यापारी इसको क्या कहता है कि जी आप कितने दिन में पेमेंट कर दोगे? ये कहता है मैं 2 महीने में पेमेंट कर दूंगा। पक्का है 2 महीने में? तो व्यापारी के पास एक लिखित प्रलेख होता है, वो प्रलेख में क्या करेगा? इसका नाम लिखेगा, इसका पूरा एड्रेस लिखेगा, किस तारीख को माल बेचा गया है, कौन सा माल था, कितने रुपए का था, पूरी डिटेल होती है, और कहता है कि भाई आप 2 महीने का भुगतान करने में समर्थ है क्या? हाँ भरते हैं ना, स्वीकार करते हैं? बोले हाँ। तो कहता है कि जी मैंने एक बिल लिख दिया, आप इस पर अपने साइन कर दो। मतलब राकेश से उस बिल पर भुगतान की स्वीकृति प्राप्त कर लेता है। तो यह बिल जो विक्रेता है ना, व्यवसायी, उसके लिए तो क्या है? बिल रिसीवेबल, क्योंकि इसने बिल को लिखा है और यह इस बिल का भुगतान प्राप्त करने वाला है। ठीक है। अब निर्धारित तिथि को राकेश इस बिल का भुगतान कर देगा। अगर राकेश बिल का भुगतान नहीं करता है तो फिर व्यवसायी क्या करता है? इसको नोटिस भेजता है कि श्रीमान जी आपने बिल का भुगतान अभी नहीं किया, और नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं करता है तो यह व्यक्ति न्यायालय में जाता है, और न्यायालय के द्वारा फिर क्या होगा? इसका भुगतान प्राप्त होगा। और न्यायालय के जितने खर्चे हैं वो सारे खर्चे भी कौन वहन करेगा? राकेश वहन करेगा। तो नोटिंग चार्जेस, नोटरी करवाना, ये सब आगे जब लेसन पढ़ेंगे उस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। बिल पेबल, देखो ये बिल किसने लिखा था? व्यवसायी ने। तो व्यवसायी तो बिल का लिखने वाला है, और ये राकेश बिल का भुगतान करने वाला है। तो व्यवसायी तो हो गया लेखक, और ये राकेश हो गया स्वीकारकर्ता। तो ये बिल है ना, लेखक के लिए तो बीआर है और स्वीकारकर्ता के लिए ये बीपी है, यानी राकेश इस बिल का पेमेंट करने वाला है तो ये इसके लिए बीपी है। अब आता है प्राप्यता। व्यवसाय की वो समस्त देनदारियां जो इसको प्राप्त होने वाली है इसके लिए प्राप्यता कहलाती है। और प्राप्यता है ना, उसमें मुख्यतः 2 चीज होती है, डेब्टर और बीआर, दोनों मिलकर प्राप्यताएं कहलाती है। इसी प्रकार देयता, देयता मतलब व्यवसाय के वे भुगतान जो व्यवसाय को करने हैं वो क्या कहलाती है? देयताएं। और देयता में शामिल होता है क्रेडिटर प्लस बीपी, ये दोनों देयताएं होती हैं। अब आता है खर्च। देखो व्यवसाय में व्यावसायिक क्रियाओं को संचालन करने के लिए किए गए समस्त भुगतान, वापस देखिए, व्यावसायिक क्रियाओं को संचालन करने के लिए, चाहे वो व्यवसाय के लिए संपत्ति खरीदना हो, चाहे स्टॉक खरीदना हो, चाहे अन्य कोई भुगतान करना हो, वो क्या कहलाते हैं? खर्चे।
और खर्चे होते हैं दो प्रकार के, एक तो आयगत खर्च और दूसरा है पूंजीगत खर्च। आयगत खर्चे ऐसे खर्चे जिनका लाभ व्यवसायी को केवल एक ही वित्तीय वर्ष में प्राप्त होगा, वो क्या कहलाएगा? आयगत खर्चे। उदाहरण के तौर पर रेंट का खर्चा, इंटरेस्ट का खर्चा, सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, माल क्रय करने की लागत, ये सारे आयगत खर्चे हैं। और पूंजीगत खर्चे वे खर्चे जिनका भुगतान करने के बाद उन खर्चों की उपयोगिता व्यवसाय में एक से ज्यादा वर्षों तक होती है। इन खर्चों में मुख्य रूप से संपत्तियों का क्रय करने के खर्चे और संपत्तियों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के खर्चे, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? पूंजीगत खर्चे कहलाते हैं। जैसे मशीन खरीदी, तो मशीन खरीदने के बाद मशीन का खर्चा है वो एक से अधिक वर्षों तक के लिए व्यवसाय के लिए उपयोगी है। फर्नीचर खरीदा, ठीक है, मशीन के अंदर कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए मशीन की स्थापना के खर्चे, ये सारे खर्चे क्या होते हैं? पूंजीगत खर्चे, ठीक है। तो ये अपनी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी संबंधी चैप्टर था, आज खत्म होता है। नेक्स्ट पीरियड में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।